Hello student, good morning everyone. Last class we had nitrogen fixation. Last class में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सारे प्रक्रम कंप्लीट हुए। इतनी समय नाइट्रोजन चक्र में 6 प्रक्रम पढ़े थे। पहला प्रकार स्थिरीकरण, खनीजन, अमोनीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। ये लास्ट क्लास अपना कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट ले रहे हैं मृदा सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट अपना पार्ट है मृदा सूक्ष्म जीव। soil microorganism, soil microorganism, soil microorganism, मृदा सूक्ष्म जीव, soil microorganism। अपन नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं मृदा सूक्ष्म जीव, soil microorganism। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते क्या है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन, सूक्ष्म जीव होता है क्या और कौन कौन से होते हैं। तो मृदा में अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। जिन अधिकांश सूक्ष्म जीवों पर नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें मृदा सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सबसे पहले मैं मृदा सूक्ष्म जीव की परिभाषा बता रहा हूं। परिभाषा, मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। जिन अधिकांश जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों का मतलब विदाउट किसी ग्लास के। जिन अधिकांश जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर मृदा सूक्ष्म जीव, सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसकी सबसे पहले मैंने आपको इसको डिफाइन किया, परिभाषा ये होता क्या है तो आपको मैं डिफाइन किया, इसकी डेफिनेशन बताई। मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। जिन अधिकांश जीवों को अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते या बिना किसी सिस्टम, बिना किसी ग्लास के देख सकते, उन्हें मृदा सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये तो मृदा सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है पर मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। अपन पढ़ रहे हैं मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण और मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो मृदा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जीवाणु, बैक्टीरिया। फर्स्ट आपका है जीवाणु, बैक्टीरिया। दूसरा है एक्टिनोमाइसीट, तीसरा है आपका
ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। पहला है आपका जीवाणु बैक्टीरिया, दूसरा है एक्टिनोमाइसीट्स, तीसरा है कवक, फोर्थ है शैवाल और फिफ्थ है प्रोटोजोआ। अपन पढ़ रहे हैं मृदा सूक्ष्म जीव का। पहले मैंने आपको सूक्ष्म जीव को डिफाइन किया कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, फिर उनकी वर्गीकरण बता रहा हूं। 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, कवक, शैवाल और प्रोटो। अब यहां से एक एक को उठाएंगे अपन, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे अपन बैक्टीरिया, जीवाणु। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पापा जीवाणु, और जीवाणु को किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 90% जीवाणु होते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों में, मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 90%, लगभग 90% जीवाणु, 90% जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु, अब जीवाणु के बारे में बात करें तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें पर्णरहित, पर्णरहित होता है हरी शैवाल, इनमें पर्णरहित नहीं पाया जाता। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और इनमें पर्णरहित नहीं होता है। तो मात्रा सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें पर्णरहित नहीं पाया जाता, पर्णरहित नहीं पाया जाता है। जीवाणु मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 90% बैक्टीरिया है। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें पर्णरहित नहीं पाया जाता। ये पार्ट फर्स्ट है जीवाणु, पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट है एक्टिनोमाइसीट्स, तो दूसरा पार्ट है इसका एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीट्स। मृदा में सूक्ष्म जीवों में, मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 9%, लगभग 9% एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स है, एक्टिनोमाइसीट्स है। मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीट्स। ये आकार में जीवाणु के समान होते हैं। ये आकार में जीवाणु के समान ही होते हैं। ये आकार में जीवाणु के समान ही होते हैं, अर्थात इनके अपन बात करें तो जो इनका साइज होता है वो जीवाणु के समान ही होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, इनके बारे में कुछ कहते हैं तो ये एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स की बात बता रहा हूँ। मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीट्स है और बैक्टीरिया 90%, 90%। ये आकार में जीवाणु समान ही होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। इनके बारे में वो डिटेल से बताइए। जैसे अपन ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि तेज धूप से, तेज धूप से तपी होती है, तेज धूप
से तपी होती है और जब पहली वर्षा होती है, पहली वर्षा होती है तो वातावरण में सौंधी सुगंध आती है। सौंधी यानी मन को अच्छी लगने वाली, सौंधी बोले तो मन को अच्छी लगने वाली सौंधी सुगंध आती है, सौंधी सुगंध आती है। और यह जो सुगंध है ये एक्टिनोमाइसीन का पुरुषार्थ का फल है, यानी एक्टिनोमाइसीन के कारण वो ये चेंज होता है। अपन पढ़ रहे हैं एक्टिनोमाइसीन, मतलब सूक्ष्मजीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीन ये आकार के जीवाणु के समान होते हैं। ये एक कोशिका में सिमिलर होता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बताया कि ग्रीष्म जब भूमि तेज रूप से तपी होती है और जब पहली बरसात होती है तो वातावरण में सौंधी सुगंध का मतलब हुआ मन को अच्छी लगने वाली सुगंध। और यह जो सुगंध है वह एक्टिनोमाइसीन के हिसाब से एक्टिनोमाइसीन जो सूक्ष्म जीव है उसके कारण वातावरण में पहुंचती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जीवाणु और एक्टिनोमाइसीन। नेक्स्ट है कवक, फंजाई। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कवक। तीसरा जो पार्ट है कवक, और कवक होता है फंजाई। कवक के बारे में हम पढ़े तो कवक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कवक होता है, इसको अपन बोलते हैं फंजाई। अब फंजाई के बारे में अपन डिटेल से लें तो इसकी किस हिसाब से काम होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में भूमि, जो भी भूमि होती है कुछ अम्लीय होती है और जिसमें जैव पदार्थ की अधिकता होती है, ये कवक अधिकता में पाए जाते हैं। कोई बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन पर्णरेखे नहीं पाए जाते। जो भूमि कुछ अम्लीय होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ें तो जो भूमि कुछ अम्लीय होती है उसमें जैव पदार्थ की अधिकता होती है। जो भूमि कुछ अम्लीय होती है, जो भूमि कुछ अम्लीय होती है और उसमें जैव पदार्थ की अधिकता होती है ये बहुकोशिकीय होते हैं। तथा इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। अपन पढ़ रहे हैं जो भूमि कुछ अम्लीय होती है और जिनमें जैव पदार्थ की अधिकता होती है, ये बहुकोशिकीय अधिकता होती है, वहां पाया जाता है। अधिकता होती है वहां उपस्थित होते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं तथा इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अपन कवक की बात करें तो कवक फंजाई होता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है कवक के बारे में। अब नेक्स्ट अपन लेंगे फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट क्या होता है? फोर्थ पार्ट आता है शैवाल। अब शैवाल कहाँ
पहले नेक्स्ट है शैवाल एलिगी। फोर्थ है शैवाल और शैवाल को बोलते हैं एलिगी। शैवाल को बोलते हैं एलिगी। अब शैवाल की बात करें तो शैवाल लंबे पर को देखने को मिलता है जो ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर, ग्रीन ग्रीन कलर का उसकी लेयर होती है वो इसमें परण के कारण होती है। इसमें अति सूक्ष्म से लेकर कुछ कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इसमें अति सूक्ष्म से लेकर कुछ कुछ बड़े पौधे, कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं और इसमें परागण पाया जाता है। इसमें परागण पाया जाता है। पाया जाता है और अधिक नमी वाले स्थान पर होते हैं और अधिक नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। अधिक नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अपन शैवालों की बात करें तो ये अति सूक्ष्म से लेकर कुछ कुछ बड़े पौधे भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और डिटेल से पर देखें तो इसमें कुछ कार्य हैं। तो कार्य कौन कौन से हैं वो देखो। तो इसका नेक्स्ट कार्य है, पहला है शैवालों के कार्य। शैवालों के कार्य पहला है पौधों में उनका संगठन। पौधों में ऊतकों का संगठन। दूसरा है पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। और इसका थर्ड पार्ट है वो है ह्यूमस का संश्लेषण। ह्यूमस का संश्लेषण। तो शैवालों के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य बताइए। पहला है पौधों में ऊतकों का संगठन करना। दूसरा है पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। चौथा है ह्यूमस का संश्लेषण। तो शैवालों को हम दोबारा देखेंगे। इसमें अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इसमें पर्णहीन देखो आप करोगे देखते हो शैवालों में ग्रीन कलर के, तो ग्रीन क्यों होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है पर्णहीन पाया जाता है। और ये अधिक नमी वाले स्थान पर जहां पर जितनी अधिक नमी होगी वहीं पर शैवाल पाया जाता है। अब इन शैवालों की कुछ फंक्शन देखें, कार्य। तो कार्य पहला है आपका जो पहला कार्य है पादपों में ऊतकों का संगठन। दूसरा है पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। तीसरा है ह्यूमस का संश्लेषण। इस प्रकार ये आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नेक्स्ट इसका पार्ट है फिफ्थ। प्रोटोजोआ ये एकोसिकी जीव, ये एकोसिकी, ये एकोसिकीय जीव होते हैं और आकार में जीवाणु से बड़े होते हैं। और आकार में जीवाणु से बड़े होते हैं। आकार में जीवाणु से बड़े होते हैं। आकार में जीवाणु से बड़े होते हैं तथा इनके जीवन के लिए तथा
इनके जीवन के लिए तथा इनके जीवन के लिए वायु एंड भोजन की आवश्यकता होती है। अतः ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अतः ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये आपका प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है मैंने। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और आकार में जीवाणु से काफी बड़े होते हैं। इनके जीवन के लिए वायु और भोजन की आवश्यकता होती है। अतः ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये आपका प्रोटोजोआ कंप्लीट। आप देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों को करिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको यहां से बताया जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, कवक, शैवाल, पांचों का आपने डिटेल से स्टडी किया है सूक्ष्म जीवों का। और सूक्ष्म जीवों को बड़े पहला अपन देख रहे हैं जीवाणु। मर्दा में सूक्ष्म लगभग 90% जीवाणु, 90% जीवाणु होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं तथा में परिणत नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। सेकंड अपन देखेंगे एक्टिनोमाइसीट। मतलब ये लगभग 9% एक्टिनोमाइसीट है। ये आकार जीवाणु में समान ही होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स वो चीज मैंने समझाई है। जैसे तुम्हें जब भूमि तेज रूप से तपी होती है तो जो पहली वर्षा होती है तो वातावरण में सौंधी यानी मन को अच्छी लगने वाली सौंधी सुगंध आती है। वो एक्टिनोमाइसीट का एक प्रकार है। वो इस एक्टिनोमाइसीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। कवक जो भूमि कुछ अम्लीय होती है और जैविक पदार्थ की अधिकता होती है वहां उपस्थित होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं तथा परिणत नहीं पाया जाता। शैवाल ये अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे भी सम्मिलित होते हैं। इसमें पराग नहीं पाया जाता। इसी कारण ये ग्रीन होता है। इसी के कारण ये ग्रीन हरे कलर का होता है। क्योंकि शैवाल में पराग नहीं पाया जाता है और ये अधिक नमी वाली स्थान पर पाए जाते हैं। ये फंक्शन है पौधों में ऊतकों का संगठन, पोषक तत्वों का विमुक्तिकरण और ह्यूमस का संश्लेषण करना ये इसके फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट प्रोटोजोआ। आप प्रोटोजोआ के बारे में मैंने बताया कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है और ये आकार में जीवाणु से काफी बड़े होते हैं। आकार में जीवाणु से काफी बड़े होते हैं और इनके जीवन के लिए भोजन और वायु की आवश्यकता होती है और ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये आपका वर्गीकरण कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन मृदा जीवाणु के कार्य। अब नेक्स्ट अभी देखते हैं अपन मृदा जीवाणु के कार्य। वो देखते हैं नेक्स्ट अपन। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो फंक्शन है अपने मृदा जीवाणु के कार्य। मृदा जीवाणु के कार्य। मृदा जीवाणु के कार्य। फंक्शन ऑफ microorganism function of microorganism। तो पहला ले लेते हैं तो इसका तो मैं कौन से रूप से 5 फंक्शन। फर्स्ट है नाइट्रीकरण। पहला जो फंक्शन है नाइट्रीकरण। दूसरा इसका फंक्शन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण।
फोर्थ है इसका कार्बोहाइड्रेट का विभंजन कार्बोहाइड्रेट का विभंजन। तो ये इस प्रकार इसके फंक्शन है मृदा जीवाणुओं के कार्य। और इसमें मैंने आपको 4 फंक्शन बताए हैं। एक और इसमें भूमि में अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, लास्ट का है भूमि में अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, ये आपके फंक्शन है कंप्लीट। तो फंक्शन जो मैंने बताए हैं क्या हम कैसे हैं देखना। मृदा जीवाणुओं के कार्य, फंक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, अपन देख पढ़ने हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ soil bacteria, soil bacteria, soil bacteria, function of soil bacteria। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर मृदा जीवाणुओं के कार्य, फंक्शन ऑफ सोइल बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ सोइल बैक्टीरिया। तो पहला देखने का नाइट्रीकरण, पहला फंक्शन है। दूसरा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, तीसरा है विनाइट्रेशन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन और पांचवा है भूमि में अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। ये आपके मृदा जीवाणुओं के कार्य, फंक्शन ऑफ सोइल बैक्टीरिया, ये आपके मृदा जीवाणु में होने वाले कार्य हैं। और इसमें मैंने बताया आपको 5 प्रकार के, और ये आपके 5 प्रकार के कंप्लीट वर्ड रिपीट कर देता हूँ। मृदा जीवाणुओं के कार्य, फंक्शन ऑफ सोइल बैक्टीरिया, तो इसके 5 प्रकार के कार्य हैं। पहला कार्य करता है नाइट्रीकरण करने का, दूसरा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, तीसरा है विनाइट्रीकरण, चौथा है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन, पांचवा है भूमि में अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। तो ये 5 प्रकार के कार्य हैं जो हमारे फंक्शन ऑफ सोइल बैक्टीरिया, मृदा जीवाणुओं के कार्य। इस प्रकार आपके 5 प्रकार के कार्य कंप्लीट। के बाद 5 प्रकार के कार्य हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण और कार्बोहाइड्रेट का विभंजन और भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। अभी तो अपने क्लास में क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है मृदा सॉइल वर्किंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी आपने। मृदा में अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं, जिन अधिकांश जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें मृदा सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर आपने वर्गीकरण का 5 प्रकार थे, बैक्टीरिया, एस्टोमाइसीन, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। और इसके बाद आपने पढ़ा है, इसके बाद जो आपने पढ़ा है 5 प्रकार कंप्लीट। फिर पढ़े आपने मृदा जीवाणुओं के कार्य, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, कार्बोहाइड्रेट का विभंजन और भूमि में अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। इस प्रकार आपके मृदा जीवाणु कार्य कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट में